नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉट ट्रिक क्लासेस में। और बड़े लंबे समय के बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था। मैंने देखा भी है कि बेसिकली लोग जब कोई जघन्य अपराध हो जाता है तो फांसी दो इस टाइप की जो है लोगों की डिमांड होती है। तो फांसी क्या है, उसके क्या प्रावधान हैं, कैसे किसको फांसी हो सकती है, किसको नहीं हो सकती, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर एक काफ़ी अच्छा लंबा डिबेट होने वाला है और जिसमें कि सर आइए, हमारे जो मनु IAS अकेडमी के डायरेक्टर हैं मिस्टर अजय यादव सर, ये हमें बताएंगे कि बाकायदा फांसी के क्या प्रावधान होते हैं, कैसे फांसी किसको दी जाती है, क्या कौन से अभियुक्त होते हैं, कौन मतलब किस टाइप के क्राइम पर फांसी, क्या क्या किस किस क्राइम में फांसी दी जा सकती है। ठीक है, तो मैं स्वागत करता हूं अजय सर का कि वो हमारे चैनल पर आए हैं और हम आज फांसी पर चर्चा करने वाले हैं। जी सर, तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि फांसी के जो कानूनी प्रावधान होते हैं वो क्या रहते हैं, किसको फांसी दी जाती है, वो कौन से ऐसे जघन्य अपराध हैं जिनमें फांसी को दिया जा सकता है। जी देखिए अजीत जी, जैसे आप फांसी का मुद्दा ले रहे हैं और फांसी का मुद्दा आपने देखा होगा बहुत पहले से चला आ रहा है, ये अंग्रेजी ज़माने से चला आ रहा है। ठीक है, फांसी तो दी जाती है वो जघन्य अपराधों में दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे भी चुका है कि रियरेस्ट से रियरेस्ट मामले में फांसी दी जाए, यानी जघन्य से जघन्यतम, ठीक, दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में फांसी दी जाए। अब फांसी के प्रावधान की जैसे हम आपसे बात करें, जैसे बहुत सारे हमारा IPC के सेक्शन है। जैसे एक IPC का सेक्शन है 121 देशद्रोह। देशद्रोह का मतलब होता है भारत सरकार से युद्ध करना या भारत सरकार जैसे पार्लियामेंट पर अटैक कर देना, जैसे अफजल गुरु का मामला था, या उसमें शामिल होना। ठीक है, और 302 के अंतर्गत या रेप के बाद किसी लड़की की हत्या कर दी जाती है, ऐसे बहुत सारे मामले आए, ठीक है, जिनमें फांसी की सजा दी गई। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जैसे आप पूछ रहे हैं फांसी के प्रावधान के अंतर्गत क्या होता है। सबसे पहले अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद आप लोगों को मालूम ही है अरेस्ट मेमो क्या होता है। अरेस्ट मेमो के अंतर्गत गिरफ्तार हुए व्यक्ति के सामने, ठीक है, पुलिस ये पूछती है हम आपको किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। लोग बताएंगे, ठीक है, वहाँ पर विटनेस भी होते हैं, एक दो लोग होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनका भी नाम लिखा जाता है कि हम इन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। ठीक है, चाहे तो CRPC ये भी कहती है, CRPC मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो अभियुक्त अपना वकील के लिए दावा कर सकता है। ठीक है, कह सकता है जी। अब पुलिस क्या कहती है, पुलिस उसको अरेस्ट करके ले आती है। लाने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब पेश किया जाता है, पेश करने के बाद जज का प्रावधान होता है, ठीक है, उसे जेल भेज देता है। अब मुकदमा चलता रहता है। अब मुकदमा चलता रहता है तो आपने देखा होगा बहुत सारी चार्जशीट, सारी की सारी प्रोसेस होती है, वो सब होती रहती है। जब ये प्रोसेसिंग होती रहती है, जैसे कि आप सुनते चले आए होंगे जी, ठीक है, इन्हीं प्रोसेसिंग के दौरान जब लास्ट में फाइनल डिसीजन जो होता है वो लोअर कोर्ट से होता है। पहले लोअर कोर्ट क्या काम करता है, लोअर कोर्ट के बारे में आप लोग सुनेंगे, जैसे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेशन कोर्ट क्या होता है जी, सेशन कोर्ट ये होता है, जैसे मान के चलिए आपका नाम अजीत कुमार है, भगवान करे आप जज बन गए, तो एक तो जज आप बनेंगे PCS जे के थ्रू, तो PCS जे के थ्रू आप सिविल जज बनते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम होता है SJS, हायर जुडिशियल सर्विस, उसके थ्रू आप ADJ बनेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे आप, तो आपकी जो पोस्ट होगी ASJ भी होगी, एडिशनल सेशन जज भी कहलाएंगे आप। उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज पे। तो जैसे आप अजीत जी हैं, आप यदि दीवानी के मुकदमे सुन रहे हैं तो आपका जो पोस्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज, इतना समझ आया, DJ। और यदि आप क्रिमिनल केस सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपका पोस्ट होगा सेशन जज, यानी हिंदी में बोलेंगे सख्त न्यायाधीश। आप अलीगढ़ की अदालत में या कहीं भी गए होंगे तो वहाँ देखा होगा हमने दीवानी है वो सख्त न्यायालय। ठीक है, समझ गया, तो दोनों में अंतर समझ गए। तो आपकी न्यायालय को बोला जाएगा सेशन कोर्ट और आपको बोला जाएगा सख्त न्यायाधीश। ठीक है, अब आप एक बार छोटी सी बात पूछना चाहूंगा सर मैं, जैसे कि एक केस हुआ था 2012 में जी ना, आपने सभी लोग उससे अवेयर हैं, दिल्ली वाला जो कांड था। तो उसमें क्या हुआ था कि केस, खैर मैं यहाँ क्या ओपन करूँ, सभी लोग जानते हैं, बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, 2012 का वो केस था जी, 2019 में जाके उन लोगों को फांसी दी गई। जी, तो लगभग 7-7.5 साल का लगभग समय ले लिया गया। आप एक बात सोचिए कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है और फिर हमारे लॉ के अकॉर्डिंग 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं सर एक केस में। तो क्या इसके लिए, हालांकि अभी ये पॉस्को एक्ट भी आया है, पर क्या उसका पूर्ण रूप से यहाँ पर हो पा रहा है, रूल्स रेगुलेशंस, वो मुझे लगता तो है नहीं कि वो हो पा रहा है जी। मैं आपको बताऊंगा चलो होता क्या है। हमारा जो कानूनी प्रोसेस है, दावपेच है, वो काफ़ी लंबा है। क्योंकि लंबा क्यों बनाया है,
लॉ जो बनाने वाले थे, फ्रेम करने वाले थे, ठीक है, वो भी बुद्धिमान थे। उन्होंने ये सोचा था कि न्याय से कोई व्यक्ति वंचित ना रह जाए, अच्छा। ठीक है, कोई निर्दोष ना फंस जाए, तो उसको तब तक मौका दिया जाए जब तक उसके पास चांस रहे। चलिए सर, ठीक है? आपकी बात मैंने बिल्कुल मानी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इस चीज़ पर मेरी बात होगी आपसे, ठीक है। अब वो क्या बात होने वाली है मेरी आपसे? जी पी लीजिए। तो जैसा कि सर बता ही रहे हैं कि हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाने वाले लोगों ने ये सोचा था कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, सर ये कहना चाह रहे हैं। तो सर मैं इस पर भी आपसे एक बहुत छोटी सी बात पूछूंगा कि जैसे कि वो जो कसाब था, कसाब ने सबके सामने एक नृशंस हत्या की थी, तो हमने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा था और उसने खुद इस चीज़ को स्वीकार भी किया था कि हाँ मैंने वो जो बॉम्ब ब्लास्ट और जो फायरिंग वगैरह की है। तो अब जब हमें पता था कि कसाब ने ही किया है तो उसको 5 साल खिलाने की क्या जरूरत थी? ऐसा होता है, ये कानूनी प्रोसेस होता है, वो सबको करना पड़ता है। उस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना ही गुजरना है। ठीक है, चाहे वो कसाब हो, चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो, जी, जी, कैसा ही व्यक्ति हो, जी सर, जी सर। कोई भी इंडियंस हो, कैसी भी हो, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए आप, सबसे पहले सेशन कोर्ट से फांसी, ठीक है, सबसे पहले सेशन कोर्ट से फांसी कैसे क्लियर होती है? देखिए आप, सेशन कोर्ट ने जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड लिखता है वो, जी, ठीक है, तो मृत्युदंड लिखने के दौरान उसकी फांसी पहले हाई कोर्ट से क्लियर की जाती है। अच्छा, हाई कोर्ट से क्लियर? हाँ, हाई कोर्ट से परमिशन ली जाती है, हाई कोर्ट में एनालिसिस चलता है, ठीक है, जजेस उसका एनालिसिस करते हैं हाई कोर्ट के कि हाँ ये फांसी रेस्ट से रेस्ट मामले में दी जा रही है, तब हाई कोर्ट क्लियर करता है, तब सेशन कोर्ट के द्वारा फांसी फाइनल होती है। समझ गया आप मेरी बात? क्लियर हुआ यहाँ तक नहीं? तो सेशन कोर्ट क्लियर कर दिया, जैसे अलीगढ़ की अदालत ने फांसी को क्लियर कर दिया। अब क्रिमिनल कहाँ जाएगा? अब वो जाएगा हाई कोर्ट, ठीक है, अलीगढ़ सेशन कोर्ट ने, हाँ सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट चला गया वो। अब हाई कोर्ट में जाने के बाद जो अपील करेगा, ठीक है, हाई कोर्ट ने फिर एनालिसिस कर रहा है, हाई कोर्ट एनालिसिस करने के बाद हाई कोर्ट एविडेंस देख रहा है, ठीक है, सबूतों को देख रहा है वो क्या चीज़ है, ठीक है, देखने के बाद बहुत सारी रिपोर्ट को देख रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, या तो हाई कोर्ट छोड़ सकता है उस व्यक्ति को, तो बरी हो जाएगा यहीं पर, ठीक है, बरी हो जाएगा वो। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, मान लेते हैं हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, इतनी बात समझ गया आप? हाई कोर्ट ने जब मृत्युदंड दे दिया तो अब अभियुक्त के पास जो अपील करने का जो ध्यान देंगे आप अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। लास्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाँ जी, लास्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रावधान है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के अंतर्गत जैसे कि आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन चल रहा है साहब। डिसीजन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन दे दिया, यानी मृत्युदंड लिख दिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड लिख दिया, ठीक है, कि मामला मृत्युदंड के ही लायक है। अब क्या होगा, अब क्रिमिनल के जो वकील होंगे वो एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो आप लोग समझ रहे होंगे सर क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जो है हाई कोर्ट से भी उसे डेथ वारंट इशू हो गया और सुप्रीम कोर्ट से भी उसे फांसी की सजा हो गई, तो फिर क्या है उनके वकील जो है रिव्यू पिटीशन लिखेंगे, डेथ वारंट नहीं, मतलब जजमेंट, डेथ वारंट बाद में होगा, जजमेंट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या वो रिव्यू करेंगे, मतलब उस पर पुनर्विचार करेंगे कि हाँ शायद हमसे कोई न्याय में कुछ ऐसा कमी तो नहीं, बिल्कुल सही है। तो रिव्यू पिटीशन होगी, रिव्यू पिटीशन में मान के चलिए आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जजमेंट में अपने फांसी लिख दी, ठीक। अब रिव्यू पिटीशन के बाद जब फांसी हो जाती है तो यहाँ पर दो विकल्प बचते हैं, दो विकल्प ये बचते हैं, मैं आपको समझा दूं एक मिनट। देखिए आप, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिव्यू पिटीशन में क्या कर दिया, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया मैं रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन में क्या कर दिया, फांसी दे दी। इसके बाद क्रिमिनल के पास दो चांस होते हैं, दो बार ऐसा हुआ है, ठीक है। एक तो चांस है ही है, एक तो चांस मर्सी पिटीशन का है उसके पास। हाँ जी, मर्सी पिटीशन मीन्स दया याचिका जिसे बोलते हैं, ठीक है, दया याचिका। और एक होती है क्यूरेटिव पिटीशन, समझ गया आप, इसे बोलते हैं सुधारात्मक याचिका, ठीक है। तो मर्सी पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। कभी कभी तो मर्सी पिटीशन पहले पड़ जाती है, अच्छा दया याचिका उसमें पहले पड़ जाती है, या पहले क्यूरेटिव पिटीशन पड़ जाती है, समझ गया मेरी बात। तो क्यूरेटिव पिटीशन जो डाली जाती है वो ध्यान देंगे आप, वो सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है। अच्छा, मर्सी तो कहीं भी जाती है, मर्सी तो राष्ट्रपति के पास जाएगी, दया याचिका, ठीक है। तो मर्सी क्या हुआ, क्यूरेटिव पिटीशन में यानी अंतिम याचिका में से हिंदी में लिख देते हैं, समझ नहीं पाते बच्चे, क्यूरेटिव, सॉरी उल्टा हाथ चल रहा है इधर से, हाँ सर समझ सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है। जब क्यूरेटिव पिटीशन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी लिख दी जैसे, अब क्या होगा, अब वो मर्सी पिटीशन में राष्ट्रपति के सामने जाएगा, और राष्ट्रपति को आप लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चे संविधान पढ़ते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कम कर दे, डेफर्ड कर दे यानी टाल दे, ठीक है, या सजा को बिल्कुल ही माफ कर दे, चाहे मामला मृत्युदंड का ही क्यों ना हो।
ठीक है साहब। अब राष्ट्रपति ने क्या काम किया, सजा को माफ कर दिया, जी ठीक है। फिर सजा को माफ कर दिया तो यहाँ से अपराधी छूट गया, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। अच्छा, जो उसकी पिटीशन आई थी उसको हाँ, रिजेक्ट कर दिया, मर्सी पिटीशन, हाँ, मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। जब मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मर्सी पिटीशन के बाद भी फिर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अच्छा, न्याय पुनर्विलोकन, हाँ, फिर किया जाएगा, हाँ, उसके बाद भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू में ये जांच होगी। सर ऐसा कोई केस है जिसमें मतलब मर्सी पिटीशन के बाद कोई जी 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 जी, मैं आपको 3 केस सुना रहा हूँ, आप इधर आ जाइए थोड़े साइड में, क्योंकि फिर लिखने में भी, हाँ बस, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप, हमें मतलब सारी अवेयरनेस करानी है कि हाँ किस केस में क्या हुआ था, जी जी। तो सबसे पहले हम लेते हैं अफजल गुरु का मामला, ठीक है। अच्छे से समझ लेना भाई, फांसी क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीजों पर आज हम बात कर रहे हैं। और अफजल गुरु का मामला है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सर कोई याकूब मेमन का मामला है, ठीक है। और साहब कसाब का मामला है, आपके मामले में हाँ, कसाब का मामला, याकूब मेमन वाला अलग है, कसाब का मामला अलग है, ठीक है। याकूब और कसाब का मामला हो गया, और दिल्ली रेपिस्ट का हो गया, दिल्ली रेपिस्ट का, यानी दिल्ली बलात्कारियों वाला, ठीक है, दिल्ली बलात्कार मामला, ठीक है। और एक बचा सुरेंद्र कोहली मामला, जी सही कर दिया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब एक बचा सुरेंद्र कोहली निठारी हत्याकांड, हाँ जी, 2006 निठारी हत्याकांड वाला मामला। तो ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं, आप लोगों को मालूम है। अब हुआ क्या, अफजल गुरु पार्लियामेंट पर अटैक करने में शामिल था, संसद भवन पे, हाँ, संसद भवन में जो अटैक हुआ था वो शामिल था अफजल गुरु। और आप लोगों को मालूम है ये अटैक, ठीक है, इसमें पूरी तरह शामिल था, आतंकवादी गतिविधि थी, ठीक है। इसको मृत्युदंड दिया गया था लोअर कोर्ट ने। लोअर कोर्ट ने जब इसको मृत्युदंड दिया, आप समझ रहे होंगे सारे बच्चे, ठीक है। लोअर कोर्ट ने जब इसको मृत्युदंड दिया, फिर ये कहाँ पहुंचा, हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी साहब से मृत्युदंड दे दिया, हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया से। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मृत्युदंड दे दिया, तो मैंने आपको क्या बताया, रिव्यू पिटीशन होगी इसकी, आरपी होगी, रिव्यू पिटीशन में इसको मृत्युदंड दिया गया। अच्छा, यहाँ मृत्युदंड दिया गया। अब आती है क्यूरेटिव पिटीशन की बात, क्यूरेटिव पिटीशन में भी इसे मृत्युदंड दिया गया। ये साहब क्यूरेटिव याचिका, इसको बोलते हैं हिंदी में सुधारात्मक याचिका। इसमें भी क्या दिया गया, इसे मृत्युदंड दिया गया। जब मृत्युदंड दिया गया तो ये राष्ट्रपति के सामने गया, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक बक्सा कहीं, हाँ, बक्सा कहीं, एक ही सजा दी गई इसे, ठीक है। अब क्या होगा, इसको क्यूरेटिव पिटीशन मृत्युदंड दिया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे जी उस समय, इंसिडेंट, हाँ जी, वो एक्शन लेने वाले थे। लेकिन अब क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान का अधिकार है, राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया। राष्ट्रपति के रिजेक्ट करने के बाद एक चीज होती है होम मिनिस्ट्री, यानी हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, ये जब तक चाहे तब तक फांसी नहीं दे, अच्छा, रोक सकता है ये। अब इसने लटका लिया फांसी को, याकूब मेमन को, अफजल गुरु की। क्यों लटका लिया, क्योंकि यहाँ पर ये मुद्दा सामने आ रहा था यार, बड़ा अजीब सा मुद्दा था, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में राजनीति ज्यादा होती है इन चीजों में, यहाँ पर राजनीतिक रोटियां जरूर सेकी जाती है, ये है। हाँ, अब राजनीतिक रोटियां कैसे सेकी गई साहब, कांग्रेस को ये लग रहा था यार कि अफजल गुरु को फांसी दे देंगे तो हमारा वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, सही है साहब, बिल्कुल सही। नहीं दी गई। और एक स्टेटमेंट ऑनरेबल सुशील कुमार शिंदे होम मिनिस्टर थे इंडिया के, कांग्रेस सरकार में, उन्होंने दिया था कि इंडिया के अंदर जो आतंकवादी है वो हिंदू आतंकवाद है। अच्छा, इंडिया के अंदर हिंदू आतंकवाद है, ठीक है, ये उन्होंने एक बोला, जो भी है। आप लोग सोचिए कि आपने ये सेंटेंस या इस टाइप के वर्ड करके सुनो, मतलब बहुत अच्छा सर जो है डिफाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। शायद बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आज शायद आपको पहली बार सुनने को मिल रही होंगी, ठीक है। अब साहब उन्होंने बोल दिया, बोलने के बाद इंडिया के अंदर आप जानते हैं जैसे इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है लड़की के लिए, ऐसे ही उस समय बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था साहब, हिंदू आगे थे। अब कांग्रेस ने सोचा यार हमारा हिंदू वोट बैंक ना खसक जाए, तुरंत यहाँ से होम मिनिस्ट्री ने इसको पास कर दिया। और फिर आपको मालूम है सारी प्रोसेस हो गई, और प्रोसेस के बाद अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया गया। समझ गया अफजल गुरु का मामला, ठीक साहब। अब आते हैं हम याकूब मेमन वाले मामले पर, ठीक है। याकूब मेमन भी आपको मालूम अपराधी था, ठीक है, हाँ, आतंकवादी गतिविधि था। याकूब मेमन को क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, यहां से फिर दोबारा समझा रहा हूं आपको। याकूब मेमन को लोअर कोर्ट से फांसी हो जाती है साहब, लोअर कोर्ट से जब फांसी हो जाती है याकूब मेमन को, ठीक है, सत्य न्यायालय से, सेशन कोर्ट से फांसी हो जाने के बाद याकूब मेमन कहाँ जाता है, हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट के बाद याकूब मेमन कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है।
जब याकूब उमर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर इसका वकील क्या दाखिल करता है, यानी रिव्यू पिटीशन। जब रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा वही चीज़ है, रिव्यू पिटीशन में याकूब उमर को फांसी दी गई साहब, ठीक है। जब फांसी दी गई फिर क्या होगा, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई। जब क्यूरेटिव पिटीशन में फांसी हो गई तो मर्सी पिटीशन दाखिल की गई। अब मर्सी पिटीशन मींस दया याचिका, राष्ट्रपति ने भी क्लियर कर दिया आपको फांसी होगी। फिर ये जुडिशियल रिव्यू लेके, जुडिशियल रिव्यू मींस न्यायिक पुनरावलोकन के लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट गया, दोबारा गया। लोगों ने हल्ला मचाया, बोले यार ये क्या कर रहे हैं, रात में कोर्ट खुलवा रहे एक आतंकी के लिए। तो ऑनरेबल जो न्यायाधीश थे वो इतने चिढ़ गए थे, बोले हमारे पेन की स्याही भी नहीं सूखी और तुमसे जजमेंट लेने आ गए। वकील से लड़ पड़े, बोले क्या ड्रामाबाजी है भैया, तुरंत फांसी पे लटका दो। अच्छा, तुरंत लटका दिया गया था याकूब मेमन को। अच्छा, जो रात में कोर्ट खुलवा, रात में कोर्ट खुलवाया गया था ये, रात में 3 बजे के आसपास। जी जी, हाँ हाँ हाँ, खुलवाया गया था, समझ गया। स्पेशली इसके लिए तो एक सर स्पेशल केस बन गया, स्पेशल केस बन गया था, ठीक है। अब आती है कसाब का मुद्दा, कसाब का यही मुद्दा था, उसे भी ऐसी फांसी पर लटकाया गया था। अब आता है दिल्ली रेपिस्ट वाले मामले में, आपको बता रहा हूँ बहुत लंबा दाव पेच चला साहब जी, उसके बारे में, ठीक है। दिल्ली रेपिस्ट वाले मामले में तो पहले मैं आपको सुरेंद्र कोहली वाला मामला ले लूं, इसे बाद में ले लूंगा यार। हत्याकांड वाला, हाँ हाँ, इसे फांसी भी नहीं, हाँ हाँ, तो हाँ 16 मामलों में ये जी, 17 में उसमें 5 में जी, केस हुए थे, उसके बाद इसको फांसी नहीं दी। अब ध्यान देंगे आप, सुरेंद्र कोहली को निठारी कांड का हत्यारा था, ठीक है। उसने बहुत सारे बच्चों की हत्याएं की थी, हाँ, और बहुत क्रूरतापूर्वक हत्याएं की थी, ठीक है। आपने सुना होगा, काट काट के उनका मांस वगैरह खाए थे। और उसमें एक मोनिंदर सिंह पंधेर था, हाँ, पंधेर, ठीक है, उसको तो बरी हो गया, हाँ हाँ, बहुत फेमस है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सुरेंद्र कोहली को साहब क्या हुआ, फांसी दी गई सेशन कोर्ट से। सेशन कोर्ट से फांसी होने के बाद वो इस प्रोसेस आई साहब, हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन में क्लियर हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन में क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मर्सी पिटीशन आई, मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया गया। इसकी मर्सी पिटीशन खारिज करने के बाद जो क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई थी, यहाँ पर दोबारा डाली गई थी, हाँ, मैंने आपको बताई थी मर्सी पिटीशन से पहले भी डाली जा सकती है, बाद में डाली जा सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसके एविडेंस सरकार उपस्थित नहीं करा पाई उसके पास जल्दी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब तक छोड़ रखा है सुरेंद्र कोहली को, हाँ, अभी इसे फांसी नहीं हुई है। जबकि ये बहुत मतलब था पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में इसके लिए बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, क्योंकि इसने बहुत 17-18 बच्चों को साथ लगभग जो कहते हैं ना अप्राकृतिक यौन संबंध से रिलेटेड बहुत सारी चीज, सेक्सुअल हरासमेंट थे इसके बहुत सारे, ठीक है। और तो इसको फांसी का कोई प्रावधान, मतलब अभी प्रावधान तो है लेकिन नहीं मिला है, आप देख रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो सर ये सुरेंद्र कोहली के केस में अभी जजमेंट सही नहीं आया, जी जी, अभी जजमेंट नहीं है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे आगे बात करूं दिल्ली रेपिस्ट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही मामला चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये दिल्ली रेपिस्ट जो वाला मामला है, आप लोगों को मालूम है 2012 का ये केस है, 2012 में, ठीक है जी, रेप होता है लड़की के साथ जी, ठीक है। वो काल्पनिक नाम बताया जाता है निर्भया, ठीक है। तो 2012 में लड़की के साथ रेप होता है साहब, और इसे लोअर कोर्ट से क्या होता है, फांसी लिख दी जाती है, 4,000 रुपये, हाँ फांसी। जब फांसी से ली गई, फांसी लिख दी गई, तो इसके जो अपराधी थे वो हाई कोर्ट गए साहब, दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या क्लियर किया, क्लियर कर दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान देखिए आप कितने प्रावधान हैं, आप देखेंगे हमारे लॉ ने कितने प्रावधान दिए हैं, ठीक है। ये व्यक्ति न्याय से वंचित ना रह जाए, जैसे कि आप कह रहे थे लंबी प्रोसेस है, वही चीज यहाँ पर, तो मतलब हमें तो नॉर्मल पर्सन को नहीं लगता है कि मतलब केस को खींचा जा रहा है जान जी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्लियर कर दिया साहब, बोले रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस में आता है ये, और आपको मालूम है बच्ची के साथ क्या हालत हुई थी, आपको तो पता ही है, आप कह नहीं सकते, हम निशब्द हैं इस मामले में, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जजमेंट साहब यहाँ पर लिख दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट लिखे जाने के बाद इनके जो वकील साहब थे एपी सिंह, और बहुत फेमस वकील हैं, आप लोगों को मालूम ही है, अब और ज्यादा चर्चा में आ गए हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया साहब, यहाँ पर रिव्यू पिटीशन डाली। रिव्यू पिटीशन में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया साहब। जब रिव्यू पिटीशन में उसने सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया, बोले मौत, कुछ नहीं है, ठीक है, फांसी पर लटकाना ही लटकाना है। अब साहब क्या हुआ, रिव्यू पिटीशन के बाद इनकी क्यूरेटिव पिटीशन पड़ी, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन में क्या होता है, सुधारात्मक याचिका बोली जाती है ये, यानी यहाँ पर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं न्यायालय सुधार कर दे, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, फांसी को आजीवन कारावास में बदल दे, ये सारे प्रावधान, ठीक है, इस टाइप के।
तो यहाँ पर भी साहब कहा गया, लेकिन न्यायालय ने कुछ नहीं सुना। आपने देखा होगा वकील साहब ने ये भी कहा था कि यार इनका जो आचरण है बहुत अच्छा रहा है। वकील तो कह ही सकते हैं, वकील का तो काम आप देखेंगे न्यायालय का काम होता है उनका, ठीक है, वो तो पूरे आर्गूमेंट लगाते हैं, ऐसा थोड़ी किसी वकील की आलोचना कर रहे हैं हम, ठीक है, उनका पेशा है। अब क्या है भैया, मैं भी वकील आप समझ रहे हो स्थिति में हूँ, तो क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्यूरेटिव पिटीशन उसकी खारिज कर दी गई। जब खारिज कर दी गई तो ध्यान देंगे आप, फिर क्या हुआ, यहाँ पर मर्सी पिटीशन डाली गई इनकी। मर्सी पिटीशन जब डाली गई, दया याचिका बोलते हैं इसको हिंदी में, सब लोग जानते ही हैं। और दया याचिका आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास पहुंचाई जाती है। अनुच्छेद 72 में आपको बता चुका हूं, राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार होता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड के मामले में भी क्षमादान दे सकता है या किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है। साहब राष्ट्रपति ने क्या काम किया, यहाँ पर याचिका को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया साहब। खारिज हो गई। हाँ जी, जब याचिका को खारिज कर दिया राष्ट्रपति ने, तो यहाँ पर इनके जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने ये कहा, बोले राष्ट्रपति ने बिना विवेक का इस्तेमाल किए याचिका को खारिज कर दिया, यानी राष्ट्रपति पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए साहब। अब खारिज कर दिया गया, फिर उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू डाला। हाँ, न्यायपूर्ण लोगों सुप्रीम कोर्ट में जब जुडिशियल रिव्यू डाला, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, JR लिख दिया मैं शॉर्ट में, कोई जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में आप लोग जानते हो, संविधान में आपको पढ़ाऊंगा अभी, और आगे आप लोगों ने पढ़ाई होगा जो मुझसे संविधान पढ़े हैं, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या दो टाइप से की गई है, एक तो आर्टिकल 13 में की गई है और एक आर्टिकल 137 में की गई है संविधान के। आर्टिकल 13 में ये वाला न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। आर्टिकल 13 ये कहता है, समझ लीजिए, मौलिक अधिकारों को कम या असंगत करने वाली विधियां शून्य होंगी। मतलब वो ये कह रहा है कि हमारी संसद ने या राज्य विधानमंडल ने कोई भी कानून बनाया और वो कानून यदि फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आप आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक बता सकता है। तो यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ विधि का थोड़ी देख रहे हैं, हम यहाँ जो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट का एनालिसिस कर रहा है। मतलब जो उसने जजमेंट दिया है उसका एनालिसिस कर रहा है, उसका एनालिसिस। हाँ, वो विधि को नहीं देख रहा, वो संविधान संशोधन की व्याख्या नहीं कर रहा है, वो संविधान संशोधन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो अपने ही जजमेंट का एनालिसिस कर रहा है यहाँ। तो ये आर्टिकल 137 द्वारा दिया गया जजमेंट सही के साथ, मतलब क्या कोई कमी तो नहीं रहेगी, सही तो है ही है, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है सर, जो समझाना चाह रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू बेटा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक तो आर्टिकल 13 में है, आर्टिकल 13 वाला जुडिशियल रिव्यू नहीं है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को कम या असंगत करने वाली विधियां शून्य होंगी। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, यदि हमारी संसद ने या राज्य विधानमंडल ने कोई भी कानून बनाया, जैसा कि सर आप देख रहे हैं, जी। और वो कानून यदि मौलिक अधिकारों को ब्रीच करता है, उल्लंघन करता है, तब ऐसी स्थिति में आप भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हक है, अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को एनालिसिस कर सकता है। यदि उसे लग रहा है कि हाँ ये गलत है तो उसको असंवैधानिक बता सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वो कानून वाली बात नहीं, यहाँ पर वो अपने ही जजमेंट को देख रहा है, वो बारीकी से निरीक्षण कर रहा है अपना जजमेंट का। तो जुडिशियल रिव्यू में दिल्ली रेपिस्ट को साहब फांसी क्लियर कर दी जाती है। अब इनके पास क्या विकल्प बचा, कोई विकल्प नहीं है, ठीक, अंतिम विकल्प हो गया साहब। जब अंतिम विकल्प हो गया, ठीक है, जब लास्ट डिसीजन हो गया, अब आपने देखा होगा यार एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे जजमेंट दिए हैं, जैसे दिल्ली रेपिस्ट 4 लोग थे, ठीक है, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, ठीक है, और सही नाम तो भी क्लियर, नाम शायद चलो देख लेंगे, नाम हाँ याद नहीं रहे, ठीक है, 4 लोग थे, ठीक है जी। उनमें एक को तो आपको मालूम है, वो तो पहले लटक गया था, आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। अब क्या हुआ, दिल्ली रेपिस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट उससे पहले ही दिया, दिल्ली रेपिस्ट से पहले ही, बोले यदि अपराधी हैं 4 या 5 तो अपराधियों को एक साथ फांसी हो, अलग अलग फांसी नहीं हो। अच्छा, सबको एक साथ, सब तो एक साथ फांसी हो। अब अपराधियों के जो भाई वकील साहब थे, वो एक एक व्यक्ति की ले जा रहे थे याचिका। अच्छा, न्याय में देरी क्यों लगती है, ऐसा आप पूछ रहे हैं, आपसे मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आज क्यों लग रही है। मान के चलिए अक्षय ठाकुर की याचिका साहब यहाँ पर खारिज कर दी जाती है, तो अक्षय ठाकुर के पूरे कानूनी विकल्प यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे, फिर जो समय लगेगा उसमें समय लगेगा। अब अक्षय ठाकुर को साहब क्लियर कर दिया, तो यहाँ पर यह कहा गया, सीमा समृद्धि कुशवाहा है, आप लोगों ने सुनी होंगी, जो निर्भया की तरफ से वकील थी, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा ये क्या हो रहा है, ये
तो बोले ये कुछ नहीं, ये कानूनी प्रोसेस है। और निर्भया की माँ भी बड़ी परेशान हो गई थी। बोले ये तो कानूनी प्रोसेस है, इससे तो आपको गुजरना पड़ेगा। अब एक एक करके वकील साहब ले जा रहे थे, एक का क्लियर हो गया, वही दूसरे का क्लियर होगा, फिर तीसरे का क्लियर होगा, उसमें टाइम लगा दिया, फिर चौथे का होगा। जब चौथे का भी क्लियर हो गया साहब, तब लास्ट डिसीजन होता है कि इनको जनवरी में फांसी दी जाएगी। जनवरी में दी जाएगी, फिर भी जनवरी में नहीं दी गई। अब क्या हुआ, जब यहां से आप ध्यान देंगे ये सारी चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो जाने के बाद डेथ वारंट जारी होता है। समझे आप? अब क्या जारी होगा साहब? डेथ वारंट। और ये डेथ वारंट आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार ये कौन जारी करता है? जिस ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को सुना है सबसे पहले, वही डेथ वारंट जारी करता है। सेशन कोर्ट ने सुना है, सेशन कोर्ट ने सुना है तो वही जारी करेगा। तो इनका डेथ वारंट पटियाला हाउस कोर्ट से जारी हो चुका कि जनवरी में इनको फांसी दी जाएगी साहब। अब ये इनके प्रावधान आलेख के अलग अलग चलते रहे, इस वजह से देर होती रही। समझ गया? धीरे धीरे लास्ट में जाकर क्या हुआ साहब, फिर क्या हुआ, फिर डेथ वारंट के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए वकील साहब। अच्छा, डेथ वारंट के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। बोले यार ये डेथ वारंट गलत निकाला है और यहाँ पर न्याय का गला घोट दिया गया है। ठीक है साहब, हाई कोर्ट ने कह दिया, मतलब उन्होंने पूरी पुरजोर कोशिश कर ली कि हाँ किसी तरह से कुछ अगर बचाया जा सके, किसी को तो बचा सके। हाँ, हाई कोर्ट ने साहब डेथ वारंट क्लियर कर दिया। बोले नहीं ठीक है, डेथ वारंट क्लियर। फिर क्या हुआ वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट, फिर डेथ वारंट फिर जारी हुआ बीच में, फिर फांसी नहीं हुई। जब फिर फांसी नहीं हुई तो वकील साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। तब लास्ट में जाके आपको मालूम है 4:30 बजे फिर कोर्ट खोलना पड़ा था। 20 मार्च 2020 की बात है ये। 4:30 बजे जब कोर्ट को खोला गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया डेथ वारंट। बोले ठीक है, डिसीजन दिया, बोले इन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। तब उनको 5:30 बजे फांसी पर लटकाया गया। सर मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा। जैसे हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो, तो सबके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, मेरे में भी उठ रहा है सर, तो मुझे लगता है लोगों के मन में भी उठ रहा होगा कि जब फांसी की सजा सुना दी जाती है तो जो हमारे जज होते हैं वो अपने पेन की नींव तोड़ देते हैं। अच्छा। हमने इसके बारे में कहानियां तो बहुत सुनी है, पर एग्जैक्ट सर क्या है, बस मुझे आपको बताइए। देखिए, जज के पेन की नींव तोड़ने वाली जो बात है एक्चुअल में, वो यहाँ पर 2 प्रोसेसिंग आ रही है। जी सर बताएं। सबसे पहली चीज तो ये प्रोसेसिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप लोअर कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, आप सत्र न्यायाधीश हैं, आप क्या मुकदमा चला, ट्रायल चला, आपने डेथ सेंटेंस लिखा, लिखेंगे कैसे, पूरा कैसे क्लियर होगा, आप समझ चुके हैं, हाई कोर्ट से क्लियर होगा ना, तब आप लिख देंगे। आपने लिख दिया तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी पेन की नींव को तोड़ देंगे। बोले मेरे इस पेन से किसी व्यक्ति का जीवन खत्म हो रहा है, समझ रहे, इसलिए मैं इसको पेन को खत्म कर रहा हूं। हमें किसी को देने का अधिकार नहीं, किसी का जीवन देने का अधिकार नहीं। एक तो ये हो गया, एक तो जीवन लेने का अधिकार, दूसरा है बताऊंगा आपको, वो दूसरी प्रोसेस है यहाँ पर। ठीक है, वो पेन की नींव तोड़ने वाली बात चलेगी मेरी आपसे। ठीक है, समझ गया आप कि मेरे पेन से किसी का जीवन खत्म हो रहा है। दूसरी चीज ये है, क्या जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार, क्या रिव्यू पिटीशन करने का अधिकार, क्या ये सारे के सारे ये आपने देखे, क्रिटिव पिटीशन करने का अधिकार क्या सेशन कोर्ट के पास है? नहीं है ना। तो सेशन कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कहेगा कि हमारे यहाँ से ये केस चला गया, तो इस केस की हम इस केस का जो फाइनल हो गया यहाँ से, तो हम क्या कर रहे हैं, पेन की नींव ही तोड़ दे रहे हैं। अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो फांसी दी जाए या मतलब किसी को अगर मृत्युदंड की सजा मिलती है, केवल उसमें पेन नहीं तोड़ा जा सकता। मृत्युदंड के मामले में पेन की बात चल रही है। अच्छा, नहीं अभी आप बोल रहे थे ना, जैसे कि अगर मान लीजिए उसके यहाँ से केस ही चला गया तो भी पेन तोड़ देता है। नहीं, मृत्युदंड वाला केस, मृत्युदंड का केस अगर यहाँ से चला गया तो पेन तोड़ देता। ठीक है, ये स्थिति दिखाई गई है कई जगह जैसी पड़ी है। ठीक है, अब समझ गया आप? जी सर। ठीक है, एक तो पेन तोड़ रहा है वो, उसके पेन से किसी का जीवन खत्म हो रहा है, इस पेन से किसी दूसरे का जीवन खत्म ना हो। ठीक है, ये तो हमारी मारकर रोजी रोटी है। दूसरी चीज अब मैं आपसे कह रहा हूँ, दूसरी चीज उस जज के पास ही मुकदमा दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए जज क्या करता है, पेन की नींव को तोड़ देता है। ठीक है, यहाँ तक ही समझ गए आप? और कोई प्रॉब्लम आपको आई हो तो बताइए आप। यहाँ तक तो खैर सारी चीजें मेरी क्लियर हो गई। मेरे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे। अब कुछ और प्रश्न जैसे सर, ऐसे प्रश्न तो हैं अभी और भी हैं मेरे पास, जैसे कि मैं आपसे बताऊं, ये फांसी के दौरान सर जेल में एक मैनुअल वो होता है, मैनुअल कुछ, हाँ जेल मैनुअल, हाँ ठीक मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जेल मैनुअल जो रहता है ना सर, वो क्या रहता है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, जेल मैनुअल से क्लियर करने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, हमारे संविधान में एक चीज दी गई है, देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 21 में। प्राण स्वतंत्रता, हाँ, प्राण स्वतंत्रता वाला है, उसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है।
तो उसमें एक दिया गया है देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार जी। और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। जैसे सब मांग आ रही है कि साहब मांग आती है कि इसको सरेआम फांसी दे दी जाए, कि इनको लटका दिया जाए, कि इनको जनता के सामने सार्वजनिक फांसी दी जाए, इसको गोली मार दी जाए। हाँ, ये डिमांड रहती है, ये डिमांड रहती है, लेकिन ये लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिमांड नहीं है। तो आप कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, भूल जाइए आप, ठीक है स्थिति को। तो उसमें क्या होता है, डिमांड कर सकते हैं, पर लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है। तो आर्टिकल 21 में ये कहता है, जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति की दया याचिका को ठुकराया नहीं है, एक्शन में चल रहा है, और गृह मंत्रालय ने ऐसा कुछ कहा नहीं है फांसी के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया था गृह मंत्रालय ही चाहेगा तो लटकाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर आ रही है, जब वो नहीं कहना चाह रहा है इस चीज के बारे में, ठीक है, तो जैसे मान के चलिए आप एक चीज दिखी देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, फिर एक्शन ले सकता है। जैसे राजीव गांधी के मामले में आपको बताऊंगा, मुद्दा था राजीव गांधी के, जो आपको मालूम है एक तो हत्यारी तो वहीं मर गई थी, वो जो बम बांध के लाई थी, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो राजीव गांधी की जब हत्या कर दी गई थी, राजीव गांधी की हत्या के बाद आप ध्यान देंगे स्थिति बनी थी, देखो राजीव गांधी का मुद्दा यह था, राजीव गांधी की हत्या जब कर दी गई, राजीव गांधी की हत्या के बाद क्या स्थिति बनी, कुछ लोगों के लिए कॉन्स्पायरेटर थे, तो कॉन्स्पायरेटर को भी यहाँ पर फांसी हुई थी जैसा कि आपने देखा, लेकिन उनको फांसी देर से लग दी, देर होगी फांसी में। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है किसी फांसी पाए व्यक्ति को आप जल्दी लटका दो, क्योंकि उसके हाँ, तो वो फांसी पाए व्यक्ति आप ध्यान दें कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे वो सीरियल क्रिमिनल हो, चाहे वो सीरियल किलर हो, चाहे प्रोफेशनल क्रिमिनल हो, जब फांसी उसे लिखी जाती है वो रो पड़ता है अदालत में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, चिल्लाने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, कसाब भी चिल्लाने लगा था। तो क्या होता है एक्चुअल में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, फांसी जल्दी दीजिए, किसी व्यक्ति को ज्यादा तक जिंदा रखना उसके मौलिक अधिकार का हनन मानता है वो, क्यों मानता है, हाँ क्योंकि वो अपनी लाइफ को घुटकर जीता है वो, ठीक है, और घुटकर जीने का, जीवन जीने का अधिकार आपको मालूम है, घुटकर जीवन जीने का अधिकार है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेके मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने के नाते उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल देता है। हाँ, तो ऐसे राजीव गांधी के जो कॉन्स्पायरेटर थे तो उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदला गया, हाँ बदला गया था, वही लोग ये चाह रहे थे यहाँ पर। अब बाद में लास्ट में जाके आपने देखा होगा दिल्ली जो रेपिस्ट वाला मामला था, दिल्ली रेपिस्ट वाला मामला था, जेल मैनुअल का बारे में आपको बताऊंगा मैं क्या चीज़ है। तो दिल्ली रेपिस्ट वाले मामले में जब फांसी हो गई तो मीडिया के प्रेस रिपोर्टर उनके पास गए, साहब बघेल साहब के पास, बोले बघेल साहब आपके जो क्रिएटर थे, सॉरी आपके जो अभियुक्त थे वो क्रिएटर के पास पहुंच गए, परमात्मा के पास पहुंच गए, आप कुछ कहना चाहेंगे। इतना बड़े वकील साहब बड़े बिफर पड़े, बोले मेरे जो अभियुक्त थे उनका जुडिशियल मर्डर किया ये, उनके ये शब्द थे, ये जुडिशियल मर्डर किया है ये, ठीक है। तो ये आपको मालूम है जब ये केस कोई ऐसा होता है तो वकील साहब की नाराजगी जाहिर कर रहे थे अपनी वो, ठीक है, हाँ ये जाहिर कर रहे थे अपनी। अब जेल मैनुअल क्या कहता है, जेल मैनुअल ये कहता है जब डेथ वारंट जब क्लियर होकर आ जाता है, ठीक है, डेथ वारंट जब क्लियर होकर आ जाता है तो डेथ वारंट क्लियर होने के बाद फांसी की स्थिति निश्चित हो जाती है, उसका वेट किया जाता है, यानी वजन किया जाता है, कितना वजन है, जैसे दिल्ली वाले मामले में चल ही रहा था, वजन कर जाने के बाद, ठीक है, अब उनको क्या होता है, अब आपने एक चीज और देखी होगी यार, फांसी की जो टाइम होता है वो सुबह ही क्यों दिया जाता है, मॉर्निंग में ही 5 बजे, 5:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे। एक्चुअल में क्रिमिनल वो तो दिखाते हैं कि सो रहा होता है, वो आराम से सो लेता है, और वो ये सोचता है, जैसे मान के चलिए आप, जैसे मान के चलिए आप आज के दिन तारीख याद 30 सितंबर है, 30 सितंबर और किसी व्यक्ति को फांसी होनी है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर की इसकी तारीख रखी गई है भैया, ये 5 बजे सही टाइम, 7 बजे या 9 बजे ये तारीख रखी जाती है, सुबह 9 बजे बहुत ही रेयर केस में 8 बजे तक ही लगा दी जाती है, ठीक है। तो क्या मामला है ये, जब 30 सितंबर की रात को वो ये सोचते हैं यार कि वो क्या करे, आराम से सो ले वो, लेकिन वो सोते ही खाए तो चलते ही रहते हैं, इसको पता है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग सो भी लेते हैं। आप लोग बताएं कमेंट में जवाब दें कि अगर किसी व्यक्ति को 30 सितंबर 1 अक्टूबर में सुबह 5 बजे फांसी लगनी है तो क्या 30 सितंबर में वो सोएगा रात में, कोई सो पाएगा? आप खुद सोच कर बताएं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कि चाहे उसने इतनी सीरियस हत्याएं की हो या कोई क्रिमिनल हो या प्रॉपर आतंकवादी ही क्यों ना हो, क्या वो इस ड्यूरेशन में सो पाएगा? कमेंट में जवाब जरूर दें। जी सर, ठीक है। अब क्या होगा साहब, तो उसी जेल मैनुअल के अनुसार क्या होता है, उनको फांसी का प्रावधान सुबह दिया जाता है, क्योंकि अब मान लो फांसी की डेट तो डाली 1 अक्टूबर, उसे फांसी दे रहे हैं शाम के मतलब 7 बजे या साहब 6 बजे, तो वो इंतजार करेगा नहीं करेगा, तो अपनी लाइफ को बहुत बुरी तरह घुट के जी रहा होता है, वो लास्ट मोमेंट उसके लास्ट बहुत ज्यादा भयानक कष्टदायी होते हैं, तो इसलिए उसको कष्ट ना हो,
ठीक है। अब आप ध्यान देंगे जेल मैनुअल सर कौन कौन होता है। एक तो जेल सुप्रिंटेंडेंट होता है, जेल सुप्रिंटेंडेंट होता है, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है फांसी के ड्यूरेशन में, ठीक है, और एक चिकित्सक होता है, ठीक है। मतलब फांसी पर लटकाएंगे तो भी पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति। बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अगर बीमार होगा तो जेल मैनुअल अनुसार उसे फांसी नहीं होगी। अच्छा, ये बात भी है। हाँ, अगर वो बीमार है, अगर उसका बीपी भी आगे पीछे जा रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे, तो उसका इलाज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे करेगा, उसे फल मिले, वो सोचे मैं स्वस्थ जा रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब कोई बीमारी से ग्रसित है, चलो मुझे वैसे ही मरना था, हाँ, बिल्कुल सही सलामत जा रहा हूँ। और बहुत ज्यादा नजर रखी जाती है दिल्ली रैपिड्स के मामले में। आपको मालूम है साउथ की पुलिस बुलाई गई थी उनकी निगरानी के लिए। क्यों बुलाई गई थी? साउथ की पुलिस की वो भाषा ना समझ पाए, इसलिए उनके पास आसपास खड़ी रहती थी वो साउथ की पुलिस। मतलब कहीं, हाँ, क्योंकि वो दया की भीख मांगेंगे लोग, शायद ऐसा कुछ। दया की भीख नहीं, उनका मुद्दा ये था कि ये जो आपस में क्रिमिनल जो बात कर रहे थे, ना तो वो उनकी बातों को समझ पाए साउथ वाले, हाँ, और ना पुलिस वाले आपस में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कर दिया भाई हो सकता है ना आज फांसी ना हो जाए, ऐसे आपको मालूम है ये कानूनी दावपेच चल रहे थे, तो वो इन्हें बता ना पाए, तो उन्हें पता लग जाएगा हो सकता है जैसे यूपी पुलिस के जवान होते या दिल्ली पुलिस के होते, वो ये कहते थे इन्हें तो लटकना है भाई बहुत जल्दी, तो वो आत्महत्या कर लेते अपनी। भाई आत्महत्या हो क्या, अपनी गर्दन दबा के कर लो, सही बात है, कैसे भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सोच रहे थे आत्महत्या ना कर पाए इसलिए, और वो समझ ना पाए उनको। तो आपको मालूम है तमिलनाडु पुलिस के जवान थे वहां पे, इसी वजह से रखे गए थे। अब क्या होगा, उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अच्छा, अंतिम इच्छा में ये नहीं कि आपकी सजा माफ कर देंगे, कोई खाने पीने की इच्छा है, किसी से मिलने की इच्छा है, जिसे लटकना उसकी क्या इच्छा ठीक है, नहीं तो अंतिम इच्छा होती है। इन्होंने दिल्ली रेपिस्ट वाले मामले में पेंटिंग कुछ बनाई थी, उन्होंने कहा था हमारे माँ बाप को पेंटिंग दे दी जाएगी। अच्छा, उनकी हाँ, अंतिम पेंटिंग दी है, हाँ पेंटिंग दी है, माँ बाप तक पहुँचा दी जाए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब प्रोसेस होती है तो उसको अपराधी को सोई से उठा दिया जाता है, ठीक है, जल्लाद तो मालूम आपको, जेल मैनुअल, सोई से उठा दिया जाता है, उसे चाय दी जाती है और नाश्ता दिया जाता है। वो नाश्ता वास्ता तो कुछ करता ही नहीं, आपको मालूम क्या नाश्ता करेगा वो, सीधे सीधे उसे ले जाया जाता है और काला कपड़ा, सॉरी, उसे वहाँ तक ले जाता है, फांसी घर तक। जब फांसी घर तक उसे ले जाया जाता है तो फांसी घर पे ले जाए जाने के बाद वहाँ पे आपको देखा होगा एक लीवर टाइप का होता है, उसमें कुएं टाइप का होता है, ये कुआं होता है उसमें लीवर टाइप का होता है, वहीं पर वो ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन बात जो होती है वो बात ऐसी होती है, मतलब इशारों में होती है। अच्छा, हाँ, इशारों में बात होती है, वैसे बात नहीं होगी, मतलब सांकेतिक भाषा का, जैसे आप जैसे आप कोडिंग डोकोडिंग करा देंगे तो हाँ ऐसी बात होती है, सारा कर देता है वो, ठीक है। ऑफिसर और जल्लाद जो है लीवर को गिरा देता है, लीवर गिरा देता है तो आधे घंटे तक वो उन्हीं पे लटके रहते हैं। आधे घंटे के बाद उनकी डेड बॉडी को उतार लिया जाता है, उनका पोस्टमार्टम करा दिया जाता है, उनके घर वालों को दे दी जाती है। और ये लावारिस है तो उनका हिंदू रीति रिवाज से, और मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हाँ, वो सेंटेंस बोला भी जाता है, टू बी हैंग टिल डेथ। हाँ। अच्छा सर, इसमें मैंने कुछ चीजें और सुनी है, तो हो सकता है सर वो केवल मनगढ़ंत कहानियां हो या कुछ ऐसा? नहीं, मनगढ़ंत कहानी ऐसा होता है। सीआर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली सर, मैंने सुना है, उसके बारे में बताता हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको फांसी पे लटकाया गया है, हाँ, और वो लटका रहा पूरे टाइम तक, उसके बाद भी वो मरा नहीं, या तो ऐसा हुआ, या मान लीजिए फांसी पर लटकाया गया और उसका फंदा टूट गया, कुछ ऐसा हुआ, मतलब किसी भी तरीके से जिस व्यक्ति को फांसी दी जानी है और अगर वो उसकी डेथ नहीं होती है, तो उस कंडीशन में मैंने ऐसा सुना है कि उस व्यक्ति को फिर फांसी ना देकर आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आजीवन कारावास नहीं बना, तो ये फिर मतलब दोबारा मैनुअल बनाया जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसी बात नहीं कि साहब उसको सजा को बदल दिया जाए, मैंने ऐसा सुना था सर कि नहीं, ठीक है। और होगा तो और कोई कानूनी दावपेच होगा लंबा तो हो सकता है, लेकिन अभी तक तो हमने तो जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो यही है, हम तो अभी तक यही देखा है, सुना है, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं अनटिल डेथ वाला जो आप बता रहे हैं, जैसा कि ठीक है, ये सीआरपीसी में 354(5) में दिया गया है, 354(5), ठीक है। तो बहुत सारे आपके ये कंफ्यूजन रहे होंगे। हाँ सर, बहुत कंफ्यूजन से आज मेरे सारे दूर होकर आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ आप लोगों को ये फांसी से रिलेटेड, देखिए इसमें आपके बहुत सारी चीजें अगर देखा जाए तो आगे आने वाले एग्जाम्स में जैसे कि यूपीएसआई वगैरह है इस टाइप के, तो उसमें ये सारी चीजें पूछी भी जा सकती हैं और हमें इस पे डिबेट करनी भी थी। तो कुछ मेरे डाउट थे, पर्सनली मेरे डाउट थे, इसलिए मैंने सर को इन्वाइट किया था कि सर आप आएं और मेरे डाउट्स को दूर करें। और जब मेरे डाउट्स दूर हो रहे हैं तो आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इन सभी के डाउट दूर हो रहे होंगे। बहुत सारी स्थिति आपने देखी है ऐसी इस टाइप की, और कोई प्रॉब्लम हो जैसे, अब जैसे मान के चलिए आप, हमारे एक चीज़ और है, नेवी एक्ट, आर्मी एक्ट, उन एक्ट के अंतर्गत फांसी का प्रावधान अलग टाइप से है। अच्छा, वहाँ शूट भी किया जा सकता है गोली से। अच्छा, मतलब केवल डेथ करनी है? हाँ, शूट भी किया जा सकता है, उनका प्रावधान अलग है और हमारा प्रावधान उनके अलग, हाँ उनके अलग रूल्स है, ठीक है। हमारा जो प्रावधान है
वो यही प्रावधान है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो आपने देखा प्रोसेसिंग है, लेकिन प्रोसेस लंबी क्यों है आप समझ चुके पूरी तरह। सर अब तो समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि एक एक करके ले जाते एक हैं, एक करके ले जाते हैं धीरे धीरे। लंबा समय खींचते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने क्या क्रिमिनल्स को पूरे चांस दिए हैं? नहीं सर, अब जब मैंने आपकी पूरी बात समझी है तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि हमारे देश का जो कानून है, संविधान है, उसने हम लोगों को पूरा ये अधिकार दिया हुआ है कि आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना हो। मतलब आपको कोई भी ये सर एक सेंटेंस बोला जाता है कि 100 क्रिमिनल छूट जाए लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति नहीं मारा जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है ना, है। ऐसा कहा जाता है। तो देखिए किसी भी ये जितने भी मैंने अभी आपके सामने, मतलब आपने जो मेरे सामने केस जो डिस्कस किए हैं, इन सभी केसेस को स्टडी करने के बाद ये समझ में आता है कि हमारे कानून में, हमारे संविधान में ये बात बिल्कुल कह दी गई है, या उनका जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति के साथ कोई गलत ना हो। इसीलिए हमारे यहाँ के जो उसमें है डिसीजन आने में थोड़ा सा लंबा समय लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कोई निर्दोष व्यक्ति ना मारा जाए। अच्छा, मुझे एक बात और लग रही है, हो सकता है शायद आपके दिमाग में आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे होंगे आप, बार बार मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, ये तो खैर मैंने आपको खैर अभी तक नहीं अभी हमने जिक्र भी नहीं किया है इसका, तो हम थोड़ा जिक्र इस बात पर ही कर लेते हैं। तो एक बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल समझा। कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है। बेसिक बात मैं आपको बता दूँ। चलो देखिए, आईपीसी आप लोगों को मालूम ही है एक्चुअल में क्या हुआ करता था। जैसे हम आईपीसी की रूपरेखा की बात करें, आपने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में आपने देखा होगा भाई वंशावली हुआ करती थी, तो उनके लैंड ऑर्डर्स जो होते थे, कानून अलग अलग टाइप से अलग अलग हुआ करते थे। किसी वंशावली का कैसा कानून है, अकॉर्डिंग बना लेते थे, अपने अकॉर्डिंग बना लेते थे। जब इंडिया के अंदर मुस्लिम कल्चर एस्टेब्लिश होती है तो उसने मुस्लिम लॉ फ्रेम किए, बनने लगे। फिर ऐसे हार्ड लॉ लाए, जैसे किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति का कान काट लिया तो उन्हें सजा दे दी इसके दोनों कान काट लिए जाएं, एक के बदले दो। हाँ ठीक है। या किसी के साथ मतलब एक हाथ काट दिया तो दोनों हाथ काट दिए जाएं इसके। तो इस तरीके के कानून हार्ड लॉ होते थे जिनमें शारीरिक दंड दिया जाता था। हमारा लॉ ये कहता है कि शारीरिक दंड का प्रावधान नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आगे की प्रोसेस जब ऐसी चीज आ रही थी, बहुत समस्याएं पैदा हो रही थी। भाई मुस्लिम लॉ हुआ करते थे, तो अंग्रेज जब इंडिया में स्टेब्लिश हुए तो अंग्रेजों ने रिफॉर्म किया। ऐसा नहीं यार, अंग्रेजों ने बर्बाद तो किया ही, लेकिन रिफॉर्म भी किए, कुछ अच्छा भी कर गए। हाँ, तो रिफॉर्म उन्होंने ये किए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा आपने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा आपने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले से ये कहा कि आप ये इंडिया के जो लैंड ऑर्डर्स हैं, जो कानून है, उनका एनालिसिस करवाओ। तो उन्होंने एनालिसिस किया लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने एनालिसिस करने के बाद पूरी प्रोसेस को दिया, और ये प्रोसेस लॉर्ड मैकाले को एक्चुअल में आईपीसी का फादर माना जाता है। भारतीय दंड संहिता का जो फादर माना जाता है वो आईपीसी की, ठीक है, लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। और उन्होंने किसको दे दिया, ये लॉर्ड कैनिंग को दे दिया था, लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। ये स्थिति हमारी आईपीसी की हुई। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं यार आईपीसी है क्या और सीआरपीसी क्या है, ठीक है। सीआरपीसी होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान के चलिए, एक एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, और 4 व्यक्ति वो लूट की योजना बनाते हैं। पूरा बनाऊंगा, आपको पूरा समझाऊंगा। जब वो 4 व्यक्ति लूट की योजना बनाते हैं और वो बैंक में जाके घुस जाते हैं साहब, बैंक में जाके लूट कर लेते हैं साहब, धमका दिया उनने, ठीक है, और पैसा वो ले गए। और जब वो पैसा ले गए, वहां से भाग गए, ले गए, या किसी को मार गए, जो भी हुआ कर गए बचाव के लिए अपना वो। और जब वहां से भाग गए वो, तो उनका सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा, सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा। उनका आइडेंटिफिकेशन लोग पूछेंगे, भाई हुलिया कैसा था, लोग बताएंगे। किसको बताएंगे, पुलिस को। पुलिस को इन्फॉर्म किया है, पुलिस आ चुकी है साहब। अब क्या हुआ, पुलिस आ गई है। पुलिस आने के दौरान पुलिस जो हुलिया पूछताछ कर रही है, फुटेज देख रही है, वो सीआरपीसी, अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पूछ रही है, भाई हुलिया कैसा था, कि साहब हुलिया ऐसा था, इतना लंबा व्यक्ति था और ऐसा शरीर में था, इस टाइप का था व्यक्ति, ठीक है साहब। अब क्या हुआ, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद उनको सीधे दबोच लिया, जाके अरेस्ट कर लिया। उनमें से 1 2 3 4 सबको अरेस्ट कर लिया। अब भैया साइको बाबा के पास आया अखबार, आपके पास अखबार में आपने पढ़ा कि साहब डकैती पड़ गई बैंक में, ठीक है, बैंक में डकैती पड़ गई, वो और अखबार वालों को नहीं पता क्या है ये, ठीक है साहब, बैंक में डकैती पड़ गई। अब एनालिसिस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पहले तो आप ये समझिए, डकैती और लूट में बड़ा डिफरेंस होता है,
अच्छा, फिर क्या है सर, डिफाइन करें। वो डिफरेंस ये है, हमेशा आप ध्यान देंगे डकैती 5 या अधिक लोग डालते हैं। अच्छा, डकैती 5 से अधिक लोग डालते हैं, हाँ, ठीक है। या 5 हों और 5 या 5 से अधिक अधिक डकैती, समझ लीजिएगा, डकैती जो है 5 या 5 से अधिक अधिक लोग होंगे तो डकैती होगी, और उसके और अलावा 5 से कम होंगे और वो हथियार के बल पर धमका रहेंगे तो लूट। अच्छा, 5 से कम होंगे और हथियार के बल पर धमका रहे हैं तो वो लूट होगी। अब व्यक्ति कितने बताए मैंने आपको? 4। 4 तो आप समझ गए, लूट, आईपीसी में हम छाटेंगे क्या है? लूट। डकैती नहीं। समझ गया आप? तो आईपीसी दंड का विधान तय करती है, दंड का विधान लूट के लिए तय करेगी, समझ गया आप? डकैती के लिए नहीं करेगी। क्लियर हुआ यहाँ से? अब तो आप समझ गए ये आईपीसी क्या है। अब आप समझेंगे सीआरपीसी क्या है। पुलिस आई, पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, मुलजिम को न्यायालय में पेश किया, न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो रही है, ठीक है, और आपको मालूम है ट्रायल चल रहा है, वो सीआरपीसी है। ट्रायल वगैरह चलते हैं, हाँ, वो मैंने पूरी बताई है, वो सीआरपीसी है। समझ गया आप? दोनों में डिफरेंस समझ गए? और कोई दिक्कत हो? सर वैसे काफी अच्छा लगा, और मेरे बहुत सारे डाउट्स जो थे वो आज सर ने क्लियर किए, और आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट सभी के डाउट जो हैं वो सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिए होंगे। और आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो किसी चीज को, टॉपिक को लेकर अगर आपको समझ में नहीं आता है, देन आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करें, ताकि अगर मुझे लगेगा कि हाँ किसी एक ही प्रोसेस पर कोई बच्चा कुछ जो उनके डाउट्स हैं तो मैं उस पर सर को अगेन इन्वाइट करूंगा, और सर जो हमारे सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सर आप बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, प्यारे बच्चों, मुझे तो आप जानते ही हो वैसे तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारी और रईस सर की कुछ डिबेट होगी, वो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस के ऊपर होगी अभी, ठीक है? अगली डिबेट नेक्स्ट जो होगी हमारी, ठीक है बेटा? एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस आप देख ही रहे हैं, बहुत इस समय मुद्दा छाया हुआ है, उसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो फिर आज के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि, और आगे ऐसी बहुत सारी डिबेट्स आती रहेंगी, और किसी भी टाइप का कोई भी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हमें मुझे जो लगेगा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो तो हम और सर डिबेट करते ही रहेंगे। साथ में आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि हाँ आपको अगर किसी मुद्दे पर कोई भी मुद्दा है, कैसा भी है, आप बस ये बताएं कि हाँ सर हमें इस मुद्दे पर ये जानकारी चाहिए। जैसे आज हमने फांसी पर बात की, कल आप किसी लूट पर बात कर सकते हैं, ठीक है, चोरी पर बात कर सकते हैं, हत्या पर बात कर सकते हैं, उसके बारे में सर जो हमें जो भी है, जो भी प्रोसेस रहेंगे उन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।